नाजरीन के सेसना प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे। जमीन पे वाइल्ड लाइफ और वीरान रेगिस्तान के नजारों को आसमान से देखना वाकई ही सिर्फ चंद लोगों को ही नसीब होता है, पर इनका ये हसीन सफर जल्द ही इनकी जिंदगी का बदतरीन वाकया बनने वाला था। कलाहारी के बीचों बीच जहाँ इंसान का रहना इम्पॉसिबल है, वहाँ अचानक इनके जहाज में एक मसला हुआ और पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। तो नाजरीन आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, साउथ अफ्रीका में वाक़या कलाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर कर एरिया पर फैला दुनिया का छठा बड़ा डेजर्ट माना जाता है। यह अफ्रीकन सहारा की तरह इतना खुश्क तो नहीं है और इसी वजह से यहाँ 320 अलग अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ बसती है, जिनमें शिकारी जानवरों की बात की जाए तो शेर, चीता और जंगली कुत्तों समेत अफ्रीकन हाथी भी शामिल है, जो अपने इलाकों में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अफ्रीका में डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। अब क्योंकि ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, जिनमें बोत्सवाना के पास कलाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा शेर। बोत्सवाना के कैपिटल कैपरोन में कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल पेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। वो अपने दोस्तों को कलाहारी डेजर्ट के शानदार नजारे दिखाते हुए इनको 600 किलोमीटर दूर मून नामी गाँव में लेकर जाना चाहते थे। इनके इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट को कवर करना भी था। इस हवाई सफर में इनके दोस्त माइक निकोलिक और इनकी बीवी लेनेट निकोलिक समेत नेब गरारिक और जहाज के पायलट कोस्टा मार्कान डोनाटिस भी मौजूद थे। ये जहाज टोन इंजन सेसना 414F था, जिसमें ये 5 लोग बहुत एक्साइटेड होकर सवार हो गए। टेक ऑफ करते ही जहाज कलाहारी के ऊपर से होता हुआ मून की तरफ रवां दवा था। ये सफर था तो 2 घंटों का, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लेनेट, जो कि पहले ही बहुत घबराई हुई थी, इसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता हुआ देखा। पहले तो इसने समझा कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर इससे रहा नहीं गया और इसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। जब पायलट कोस्टा को बताया गया कि इसने एहतियातन प्लेन का इंजन वो बंद कर दिया, जिससे ऑयल लीक कर रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि सेसना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। लेकिन अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली और खुश्क होती है। इसी वजह से प्लेन को अपना अल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन की पावर रिक्वायर्ड थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में ग्राउंड कंट्रोल से टावर से कनेक्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से इनकी कलाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब जहाज को बचाने का एक ही तरीका था कि इसको खुद से ही किसी जगह पर लैंड करवा लिया जाए। ये जहाज वैसे ही काफी कम एल्टीट्यूड पे था, इसी वजह से पायलट को जल्द ही कोई लैंडिंग स्ट्रिप ढूंढनी थी। पायलट को नीचे सिर्फ छोटी बड़ी चट्टानों और झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया, यानी कोई प्लेन जगह नहीं थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको प्रेस पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों को बीच में ही क्रैश लैंड करवा दिया। ये क्रैश लैंड होने से पहले अंदर बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ इतना याद था कि जमीन से बहुत करीब पहुंचने पर इनको कई जानवरों के झुंड भागते हुए दिखाई दिए थे। चंद मिनटों में जब सबको होश आया तो चारों तरफ धुआं और आग ही लगी थी। लेनेट का हाथ से जल चुका था और नेब ग्रारिक की शायद लंग्स डैमेज हो गई थी, क्योंकि इसको सांस नहीं आ रहा था। फिर सबने मिलकर नेब को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थी। अभी उन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से लीक होने वाला फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। आपको यहाँ बताते चलें कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोर्टर होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन के लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने ये इतराफ किया कि सेसना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। यानी इसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में की लोकेशन अब किसी को भी मालूम नहीं है। कलाहारी के किसी वीरान हिस्से में ये लोग दरख्तों के बीच में फंसे हुए थे, जहाँ ना इनके पास अब पीने को कुछ बचा था और ना ही खाने को। दोनों जख्मियों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आएगी और इनको यहाँ से निकाल लेगी। रेस्क्यू टीम तो तब आती जब इनको मालूम होता। बगैर लोकेशन के अगर रेस्क्यू टीम इनको इस वीराने में ढूंढना शुरू भी करे तो फिर भी यहाँ तक पहुँचने में इनको कई दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ढलने लगा और इन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बोन फायर लगा ली। सारी रात खूनखार जानवरों की आवाजें इनको झाड़ियों से आती रही, लेकिन शायद वो बोन फायर ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। अब दूसरे दिन का आगाज हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पांचों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे और सुबह सवेरे इन्होंने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, पर अभी चंद ही कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पर आने लगा और ये ओस भी गायब हो गई। इतने में दूर से इनको किसी जहाज की आवाज सुनाई दी और इनको एक उम्मीद सी जाग गई। रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँच गई है। इन्होंने आसमान पे अपनी नजरें जमा ली
और इन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन टैग इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब कुछ बेकार गया क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना करीब नामुमकिन था। अब इनको यहीं अपनी मौत दिखाई देने लगी। जहाँ पड़े पड़े यहाँ तो ये भूख प्यास से मर जाएंगे और अगर बाहर निकले तो शायद ये जानवर की भूख का शिकार हो जाए। आखिरकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो लोग की तलाश में जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर रवाना हो गए। दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था कि क्रैश साइट पर लेनेट और नैब की हालत अब मजीद बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था। तो दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को भी पूरा दिन चलते रहने के बाद भी कोई पानी का खास सुराग नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई। बस ये इतनी थोड़ी देर के लिए ही हुई थी कि क्रैश साइट वाले जख्मी किसी भी चीज में पानी इकट्ठा ना कर सके। प्लेन क्रैश को 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट कोस्टा हाल से बेहाल लगातार डेजर्ट और पिशेज में चलते जा रहे थे, लेकिन मजार है कि इनको कोई इंसान नजर आए या फिर कोई पानी का जहीरा। अब इनको ये शक पड़ने लगा कि वो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं कि नहीं। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर नैब को अब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग्स की वजह से पैनिक अटैक्स पड़ना शुरू हो गए क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से सीधा खड़ा हुआ था। इसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया तो वो थोड़ा ही आगे गया तो रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में इकट्ठा हुआ पाया। मुश्किल से 1 गिलास भी पानी नहीं था जिसको सबने शेयर करके पिया। तीसरा और चौथा दिन सबने ऐसे गुजारा जैसे अब वो हिम्मत हार चुके हों और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। लैड के जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे तो दूसरी तरफ कार्ल और पायलट कोस्टा थे कि पिछले 4 दिनों से लगातार चलते ही जा रहे थे। ये भी एक चमत्कार था कि अफ्रीकन मिशेस में बिना एक्सपीरियंस के वो अभी तक किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं हुए थे। 5वें दिन की एंडिंग पे कार्ल और पायलट को दूर से एक हट की छत दिखाई दी। पहले तो इनको लगा कि शायद ये इनका वहम है क्योंकि रास्ते में कई बार पहले भी ऐसा ख्याल इनको आ चुका था, लेकिन वो वाकई एक हट थी जिसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर इनकी जान में जान आ गई और उन्होंने वहाँ से सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर रेडियो करके अपने कंट्रोल टावर को सारा माजरा सुनाया। रेस्क्यू टीम पहले से ही इनको कलाहारी में तलाश कर रही थी, लेकिन सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से वो डेजर्ट के दूसरे हिस्सों में इनको ढूंढ रहे थे। क्रैश के 6ठे दिन सुबह सवेरे क्रैश साइट पे तीनों दोस्तों का सांस करीब निकल ही चुका था कि इनको हेलीकॉप्टर की आवाज ने इनमें जैसे जान ही डाल दी थी। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पे पहुंच चुकी थी। इस प्लेन क्रैश में बचने वालों का कहना था कि मौत से सिर्फ चंद सेकंड पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी चमत्कार से कम हरगिज नहीं है। कान और पायलट कोस्टा ने अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए निकलना वाकई एक अच्छा फैसला साबित हुआ। इस हादसे में शामिल सारे ही लोग बच गए, लेकिन 2 सालों के बाद पायलट एक और प्लेन क्रैश में अपनी जान खो बैठा।